यह पॉलिटेक्निक का छठा वीडियो है। पीछे थ्योरी याद कीजिए, इसी पर हिसाब बनता है। हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ने में आते हैं। तो हम वहाँ तक परिकेंद्र बताए थे, अब बता रहे हैं लंब केंद्र। देखिए हाँ, लंब केंद्र देखिए, लंब केंद्र। और ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, यहाँ तक लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर। तो कहता है किसी त्रिभुज के शीर्ष लंबों, यहाँ चमकता होगा, के शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र कहते हैं। कोई त्रिभुज ऐसे एबीसी है, एबीसी त्रिभुज है, और यहाँ से लंब डाल दीजिए, यहाँ से लंब डाल दीजिए, यहाँ से लंब डाल दीजिए। जहाँ कटाई वो पर, ये क्या हुआ? लंब केंद्र। तो यहाँ देखिए थे, देखा पर देखा था, लिखिए ऐसे लिखिए थे, लंब केंद्र है। तो कह सकते हम लोग किसी त्रिभुज के, यहाँ लिख देते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। ये लंब केंद्र हो गया, यानी शीर्ष लंबों के कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं, यानी ऑर्थो सेंटर। और नोट आता है, यानी किसी त्रिभुज के शीर्ष, यानी किसी त्रिभुज के आधार के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड को, मिलाने वाली रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। मीडियन, मीडियन कहते हैं। अगर कोई त्रिभुज ऐसे है, एबीसी त्रिभुज है, इसको ऐसे मिला दीजिए मध्य बिंदु से, मिलाए तो क्या? माध्यिका है, यानी ये क्या है? माध्यिका है, माध्यिका है। अत्ता बोल रहे हैं आगे कि मध्य केंद्र या गुरुत्व केंद्र, मध्य केंद्र या गुरुत्व केंद्र मध्य केंद्र
या गुरुत्व केंद्र या केंद्रक, सेंट्रॉइड, केंद्रक क्या देखिए है क्या, मध्य केंद्र या गुरुत्व केंद्र या केंद्रक, सेंट्रॉइड। तो किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं के कटान बिंदु को तो मध्य केंद्र या केंद्रक कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ये भी जानिए, अगर इस तरह से है, त्रिभुज ABC है, ABC है, AD माध्यिका यानी मध्य बिंदु ऐसे, B माध्यिका और CF माध्यिका, जहाँ कटा इसको G या O, G से ज़्यादा अच्छा रहता है, तो G यह हुआ केंद्रक। ये क्या है, केंद्रक है। तो ये 2:1 में बांटती है, ये 2 भाग, तो क्या 1 भाग, 2 भाग 1 भाग, 2 भाग 1 भाग। जान लीजिए, किसी त्रिभुज की माध्यिका लिख देते हैं, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं 2:1 में बांटती है, बांटती है। 2 भाग 1 भाग, 2 भाग 1 भाग, 2 भाग 1 भाग, 2:1 में बांटती माध्यिकाएं। अब क्या देखिए है, इस पर कुछ सीख लीजिए। तो AG अनुपात GD बराबर 2:1। AG अनुपात GD कितना, 2:1। ये भी 2:1, ये भी 2:1। तो कह सकते हैं हम लोग कि AG बटा GD बराबर 2/1। तिरछा तिरछी गुना, तो AG गुना 1 या AG बराबर, कैसे करोगे, 2GD बराबर AG। इसलिए G यहाँ कर देते हैं, तो कह सकते हैं इसलिए GD बराबर AG बटा 3। AG बटा क्या है, 2। AG बाजी 2:1 सूत्र होता है। AG बटा GD 2:1, तिरछा तिरछी गुना 2GD बराबर AG गुना तो भाग AG बटे क्या, 2। अब देखें, तो चूंकि AD में क्या भाग, 2 भाग, AG जोड़ GD, AG जोड़ GD
ए जी जो जी डी बराबर ए डी, ए जी जो जी डी बराबर ए डी। अब देखिए ए जी बराबर क्या जी डी, 2 GD, जी डी बराबर ए डी, 3 GD बराबर ए डी, जी डी बराबर ए डी बटा 3, यानी जी डी 1/3 ए डी। याद रखिएगा जी डी ए डी 1/3 होता है, ध्यान देना। फिर चूंकि ए जी प्लस जी डी बराबर ए डी, ए जी प्लस जी डी कितना है, ए जी बटा 2 बराबर ए डी, लघुत्तम 2 ए जी प्लस ए जी बराबर ए डी। तो क्या ए जी, 3 AG, तिरछा तिरछी गुना तो भाग 2 AD बटा 3, यानी ए जी बराबर 2/3 AD। ये फार्मूला हो गया ये कि ए जी हो गया 2/3, ए जी 2/3 AD और जी डी भी 1/3, यानी यह लिखेगा माध्यिका है ए जी 2/3 AD और जी डी 1/3 AD। इसी तरह कह सकते हैं, बी जी बड़ा है तो बी जी बराबर 2/3 बी और जी बराबर 1/3 बी, जी सी 2/3 CF और जी एफ बराबर 1/3 CF। खत्म। यानी ये 2/3 1/3 AD होगा। याद रखिएगा, इस पर बहुत सा हिसाब बनेगा कि AD का मान दे दिया जाएगा तो GD निकाले, AG निकाले, सब निकल जाएगा इसका। अच्छा, अब है अगर समबाहु त्रिभुज है, इसमें समझाते हैं पहले। यदि मान लीजिए समबाहु त्रिभुज, देखिए इसे, ये समबाहु त्रिभुज है ABC, तो भुजाई एत या भी क्या है, भुजाई मान लिया, यहाँ से लंब डाल दिया। लंब डालते हैं तो समबाहु आधार को समद्विभाजित करता है, तो a/2 यानी यदि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं माने AD लंब दिए हैं BC पर, तो BD बराबर DC, ये आधा होता है। और तब समकोण त्रिभुज ABD में AD स्क्वायर, तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, A का स्क्वायर माइनस A/2 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 4, लघुत्तम 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 3A स्क्वायर 4, AD बराबर अंडर रूट 3A स्क्वायर 4 और √3 A/2। इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आ गया,
समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई AD बराबर √3a/2। ए मैंने भुजा, नहीं कह सकते हैं √3 गुना भुजा बटा भुजा, ये सूत्र हो गया। ऐसे आगे बढ़िएगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, BC गुना AD। कोई त्रिभुज है उसका एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, 1/2। अब BCA AD क्या निकाले हैं तो √3a/2 तो √3a²/4, ये एरिया निकल गया बड़ी इकाई। इससे मतलब नहीं है खैया समबाहु ऊंचाई बोलो √3/2 गुने भुजा, समझिए। यानी किसकी ऊंचाई जी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3a/2, नहीं √3 गुने भुजा बटे क्या है 2, √3/2 गुने क्या भुजा, इसको याद रखना बस। ऊंचाई जी, ऊंचाई मान जी तो √3/2 गुने भुजा। अच्छा, अब तब देखिए क्या है, तो स्टार क्या है देखिए कि समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक एक ही बिंदु पर अर्थात समपाती होते हैं। और यही समपाती हो जाएगा, ये समझाए थे। मान यहाँ पर ओ देते हैं कि समबाहु तो लंब है, तो अभी समझाए थे लंब है तो BD/DC है, ABD और AC समझा दिए थे। तो अगर AD/BC का लंब समझिए तो लंब केंद्र हुआ, यहाँ से भी जाएगा यहाँ से भी जाएगा, दुगने बनाए हैं। ये लंब मिटा दिए इसको हम, फिर हम मिटा दिए इसको हम, तो यहाँ से भी गया है तो AD लंब समद्विभाजक, AD जो है BC का लंब समद्विभाजक, इसका भी लंब समद्विभाजक, इसका भी लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक के कटान बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। और यहाँ से वृत्त गुजरेगा इस प्रकार। पीछे में बताए थे, पीछे बताया कर बताए थे, पीछे में वृत्त गुजरेगा यहाँ से। अच्छा, अब तब देखिए ABD और ACD में तो BD/DC 90-90 उभयनिष्ठ है, साइड एंगल से सर्वांग सम हो गया, सम हो गया। इसलिए कह सकते हैं ये कोण का समद्विभाजक है सर्वांग समता गुण से। तो AD कोण का समद्विभाजक है, तो कोणों के समद्विभाजकों के कटान बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। यानी ये अंतः केंद्र हो गया, और लंब है लंब केंद्र हो गया। चूँकि BD/DC है तो माध्य केंद्र है, सब यही हो गया, मध्य केंद्र भी है। अच्छा, अब देखिए यहाँ से अंतःवृत्त भी गुजरता है, तो हम क्या निकालने समझें, अंतःवृत्त भी है, ये परिवृत्त है, ये अंतःवृत्त है, ये परिवृत्त, ये अंतःवृत्त है। अब देखिए तो तुमको क्वेश्चन क्या देगा कि समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमारा पिछले वीडियो देखो पढ़ाए थे, तो OA परिवृत्त की त्रिज्या है, OD अंतःवृत्त की त्रिज्या है। हम निकाल लेंगे OA OD निकाल लेंगे। तो अभी हम तुमको सिखा रहे हैं यदि समबाहु त्रिभुज
समबाहु त्रिभुज की भुजा ए, तभी बताए थे ऊंचाई निकाले थे, ऊंचाई AD निकाले थे, आपको सिद्ध किए थे √3/2a। अच्छा, अब माध्यिका दो अनुपातें बांटती है, तो OA, तो चूंकि OA बराबर 2/3 AD बताए थे, तो 2/3 AD मान बोलो, तो √3a/2, दो कट गया। और तब इसको ऐसे कर दो कि √3a/1/3 में 2√3, 2√3 थोड़ा सा हार्ड है, 3, 3 से 3 कट गया, a/√3, देखिए यानी OA हो गया। यानी ओ मैंने क्या समझा, परिवृत्त की त्रिज्या, यानी परिवृत्त की त्रिज्या OA बराबर a/√3। अच्छा, अब चूंकि OD क्या होगा, OD होगा 1/3 AD में निकाले थे, क्योंकि माध्य केंद्र भी माध्यिका भी है, तो AD होगा 1/3 AD, 1/3 गुना AD के मान बोलो, तो √3/2a ऊंचाई होता है। किसकी ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज ऊंचाई होता है, बताए थे, ऐसे बताए थे। a² आई आधा a/2 होता है, भुजा ए माने हैं, सब भुजा ए है, तो a/2 का स्क्वायर, a²/4 लघुत्तम 4, 4a² माइनस a², तो 3a²/4 √3/2, ये बताए थे। तो माध्यिका होता है AO 2/3 AD, OD 1/3, पिछले बताए थे, तो वो डी काट दीजिए इसको, तो 1/3 √3 गुना √3 गुना √3a/2 कट गया, a/2 √3 होला हो गया। अब देखें, ऐसे क्वेश्चन आ जाता हो कि समबाहु त्रिभुज, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर, एक ही बात है, तो परिवृत्त और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकालें। निकल जाएगा, भुजा है, चूंकि हल है, A बराबर है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि किसकी भुजा, समबाहु भुजा, क्या माने A 6 है। डट आइए, तो परिवृत्त की त्रिज्या, तो परिवृत्त की त्रिज्या कितना होता है, a/√3, A कितना है, तो 6 cm/√3, 6 cm/√3, और तब परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो πr², तो पाई, तो 22/7, R का मान 6 cm/√3,
√3 का स्क्वायर। तो 22/7 गुना 36 cm का स्क्वायर बटा 3, तो 7 आ गया। तो 264/7 आ गया। तो 264 में 7 से भाग देंगे तो 7 या 21, 5, 54, 7 7 49, 50 आ गया। 14 में से 9 गया तो 9 5 14, 0 पॉइंट हो जाएगा। 7 7 49 यानी 37.7 वर्ग सेंटीमीटर, याद रखिएगा। आप इसको रखिए तो इतना बड़ा नहीं है ये, खाली याद रखिए कि समबाहु त्रिभुज है तो परिवृत्त की त्रिज्या, सूत्र बोलिए तो a/√3। ए क्या है कि समबाहुत्रिभुज की भुजा है, और अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये परिवृत्त हो गया। ही यहाँ लिखे थे अंतःवृत्त, मिटा दिए थे। अंतःवृत्त की त्रिज्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या तो a/2√3। अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3 होगा। एक हम बता दिए। अच्छा, अब निकालना अंतःवृत्त का। अंतःवृत्त का निकालना कितना कठिन देखिए है ये। तो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, यानी इसको ऊपर उतार लीजिएगा। बोलो तो भुजा कितना था? तो भुजा A बराबर था कितना? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर था। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बोलिए, यहाँ बात देखना है। अंतःवृत्त की त्रिज्या देखिए, फॉर्मूला बोलिए तो a/2√3। ये 6 cm था, हिसाब दिखा दिए थे। तो 6 cm/2√3, तो इससे कट गया 3, 1 3 में √2√3, तो √3 गुना √3/√3, इससे कट गया √3 cm आ जाएगा। यानी भुजा 6 cm था। सूत्र होता है a/2√3। A का मान 6 cm और 2√3, तो 2 3 ही 6, 1 3 में 2√3 कट गया तो √3 सेंटीमीटर। और तब अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो 22/7, आर कितना है? त्रिज्या √3 आ गया, √3 cm का स्क्वायर हो जाएगा। ये 22/√3 का स्क्वायर 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो 66/7 हल कर लो। 66 भागा 4, 7 9 63, 7 9 63, 3 कट गया पॉइंट, 7 चौक 28, 9.4 वर्ग सेंटीमीटर। 4 वर्ग सेंटीमीटर लगभग आ जाएगा। कितना बड़ा इसमें हिसाब आता है। यानी समबाहु त्रिभुजा दिया रहेगा तो OA निकाल लेंगे। OA परिवृत्त की त्रिज्या है और OD अंतःवृत्त की त्रिज्या है, एरिया निकाल लेंगे। अच्छा, अब देखिए, तब आ जाइए क्षेत्रफल का परिमेय में।
क्षेत्रफल का प्रमेय क्या है तो देख लीजिए। मेन प्रमेय क्या है? क्षेत्रफल ज्यामिति में भी है। एरिया, इसमें क्या है कि जब दो सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। यानी अभिकृत है, ये स्वयं सिद्ध है कि दो सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है और त्रिभुज डीएफ है। ये सर्वांगसम है। यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज क्या है? डीएफ, तो कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? डीएफ। एरिया बराबर है, ऐसे समझ लीजिए। मान लो सर्वांगसम है, इसका भुजा आपस में बराबर है। ये 6 cm है तो यह भी 6 cm है। जब एक आकृति दूसरे को ढक लेता परस्पर, सर्वांगसम कहलाता है। ऊंचाई मान लो 4 cm है, ये भी 4 cm है, ये सर्वांगसम है क्योंकि आकृति ढक लेगा तो सर्वांगसम कहलाएगा। एरिया निकाल दो, 1/2 गुना 6 गुना 4, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12 गया। ये भी निकाल लो, 1/2 गुने 6 गुना 4, 6 दूनी 12। तो सर्वांगसम है तो एरिया क्या होगा? बराबर होगा। अच्छा, यदि एरिया बराबर हो, यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल, पढ़ लेगा सब, दो आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर हो तो दोनों आकृतियां हमेशा सर्वांगसम नहीं होंगी, हमेशा सर्वांगसम नहीं होंगी। जान लीजिए कैसे, समझिए कैसे। मान लो ये भुजा है 6 cm, ऊंचाई है 12 cm, है ना? और ऐसे कर दो, डी एफ है, ये 12 कर दो, ये 6 कर दो। इसके एरिया 1/2 गुना 6 गुना 12, 6 गुना 12 करिए, 12 तिया ही 36। ये भी 1/2 गुना 6 गुना 12। बात देखिए, एरिया समान है, क्या सर्वांगसम है? ये ढकेगा इसको, दोनों आकृति ढक लेगा? नहीं ढक लेगा। तो अगर क्षेत्रफल बराबर हो तो हमेशा सर्वांगसम नहीं होंगे। यदि सर्वांगसम हो तो हमेशा क्या है? क्षेत्रफल बराबर होगा। ये आपको अभिहित हो गया, ये हमेशा सर्वांगसम नहीं होंगे। ये मेन हुआ इसका कि जब दो आकृतियां सर्वांगसम हो तो उसका एरिया क्या होता है? बराबर होता है। तब क्षेत्रफल का प्रमेय क्या देखो है कि एक ही आधार पर
अगर एक ही आधार हो, इसे मान लिया ये समांतर चतुर्भुज है, यह समांतर चतुर्भुज है। विकर्ण BD है, विकर्ण क्या है? BD है। तो यह समांतर चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में क्या करती है? बांटती है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? BCD। ये सर्वांगसम है। एकांतर कोण उभयनिष्ठ, एंगल साइड एंगल सर्वांगसम हो जाता है। तो लिखेंगे प्रमेय, ये प्रमेय है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है। यानी ABCD समांतर त्रिभुज है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? ACD। एरिया आपस में क्या बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? ABD। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? BCD। आपस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? ABD और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? BCD। और आपस में बराबर हो जाएगा। अब प्रमेय आ जाइए अगला। अगर एक ही आधार पर और आधार एक हो, सेम बेस हो, सेम बेस हो ABCD ऐसे कर लो, ABCD EF। तो एक ही आधार AB, ABCD और ABEF दो समांतर त्रिभुज है। तो दोनों एरिया क्या होता है? बराबर होता है। यानी एक ही आधार पर प्रमेय है, एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच बने दो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। गुण हो गया, होता है। यदि आधार AB पर दो समांतर चतुर्भुज ABCD
और ABEF हो, तथा AB समांतर CF, हम कह सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यह समांतर, तो उसका संकेत है एरिया ऑफ GM, पैरेललोग्राम ABCD बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF। समझा गया? एक ही आधार AB हो और किसके भी समांतर रेखा के बीच हो, तो इस ABCD और ABEF एरिया क्या बराबर होगा। अच्छा, तो मिटाते इसको। आप फिर देखिए क्या है, इसी में हम लिख देते हैं, पर में अगला पॉइंट लिख देते हैं या मिटाते पहले। कहते पहले अगर एक ही आधार पर में क्या है, एक ही आधार पर समांतर रेखाओं, एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के बीच बने आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये सामने 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 है। ऐसे है, मान लिया। आइए आपको इस तरह से आगे पहले बना देते हैं, इस तरह से बनाते हैं। अब देखें, यदि समांतर चतुर्भुज है, ऐसे है, देखिए, तो ABCD क्या है, समांतरभुज है। अगर इसको यहाँ से बढ़ा दीजिए, यहाँ लंब डाल दीजिए, और यहाँ भी लंब डाल दीजिए, आयत बन जाएगा। ये ऐसे कर दीजिए, यहाँ से ऐसे लंब डाल दीजिए, यहाँ लंब डाल दिए, यहाँ भी लंब डाल दीजिए। तो ABCD F, तो ABCD समांतर त्रिभुज है और ABEF आयत है। तो आधार AB, आधार AB पर ABCD समांतर चतुर्भुज है।
तथा ABEF आयत है, आयत है, AB समांतर D, तो कह सकते हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABEF, ABEF ये भी जान लीजिए कि एक ही आधार पर त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, तो आयत का भी आधा होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का एरिया किसके आयत के बराबर है। नहीं भी जान लीजिए, अगर इस तरह से आप क्वेश्चन दे दे जैसे सामने देखिए, ऐसे है, यदि ABCD समांतर त्रिभुज है आई त्रिभुज है, त्रिभुज है, यानी एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच, समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यह आयत रहेगा, ये भी ना आयत का आधा होता है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल BC 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABC। जैसे देखिए, ये गुण जानते हैं, पश्चिम आ जाए कि ABCD समांतरभुज है, इसका एरिया 50 वर्षीय, तो त्रिभुज के एरिया 25 वर्षीय, तद बन गया आधा। ऐसा क्वेश्चन से आ जाए, आयत है आई त्रिभुज है, तो त्रिभुज का एरिया आयत का एरिया 100 वर्ष, जिसका क्या 50 वर्ष आधा हो जाएगा। गुण याद रखना है इतने बस। अब देखिए अगला प्रश्न में आ रहा है कि आ रहा है कि वृत्त सर्किल
सर्किल है, वृत्त है। तो ये तो पॉलिटेक्निक बैच है, इसमें तो क्या बताना है। तो परिभाषा तो पढ़े हम कि बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। वृत्त की परिभाषा समझ लीजिए ऐसा सही से, करीब बोलेंगे आप लिख लीजिए। यानी यहाँ अनंत बिंदु होते हैं, तो बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं, जिसका प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होती है, उसे वृत्त कहते हैं। तो वृत्त हुआ। अब वृत्त का संकेत होता है COR। C मीन्स सर्किल, O माने केंद्र, R माने त्रिज्या। यानी वो ऐसा भी इसका केंद्र O है, त्रिज्या क्या है, R है। अच्छा, अब बिंदुओं के समुच्चय वाले भाग को परिधि, सरकमफ्रेंस C कहते हैं, और निश्चित बिंदु को कहते हैं केंद्र। ये केंद्र हो गया। और ये जीवा है, इसको मिला दीजिएगा कि परिधि पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा या कॉर्ड कहते हैं। जीवा या चापकर्ण, जीवा या चापकर्ण कहते हैं, एक ही बात है। CD तो परिधि पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा या चापकर्ण कहते हैं, चापकर्ण कॉर्ड। और जो जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरती है उसे व्यास कहते हैं, डायमीटर। ये भी व्यास है, डायमीटर पूरा है। ये त्रिज्या है, रेडियस। और ये इसको कहते हैं हम लोग चाप। यानी परिधि पर के दो बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहते हैं। ये चाप हो गया, ये केंद्र है, ये परिधि है, त्रिज्या है। वृत्त का संकेत COR, इसका वैसा सर्किल जिसका केंद्र O, त्रिज्या क्या R है, इतना पढ़ाना है। और तब वृत्त में आ जाइए कि वृत्त में जो चाप होता है, चाप 3 प्रकार के होते हैं। पहला है लघु चाप, माइनर आर्क, लघु चाप है। यानी ये क्या है कि वृत्त के परिधि पर के छोटे भाग को लघु चाप कहते हैं। और दीर्घ चाप है मेजर आर्क। तो वृत्त के परिधि पर के बड़े भाग को दीर्घचाप कहते हैं। मान लिया आपको ऐसे दे फिगर दे दे, ये वृत्त है, यह ऐसे डायरेक्शन है, ऐसे बिंदु घूम रही है, यहाँ A, यहाँ क्या है B, इसको ऐसे पढ़ेंगे AB लघु चाप, अब B ये दीर्घचाप। इसको पढ़ेंगे हम लोग यहाँ एक ऐसा आते हैं, इसमें पढ़ेंगे कि लघु चाप AB या लघु AB, चाप का चिन्ह ऊपर में,
ये छोटा है तो छोटे को लघु चाप बोलेंगे। अब बी ए क्या है, दीर्घ चाप है, तो दीर्घ चाप बी या दीर्घ बी, और इसको ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, तो बी ए लघु चाप, ए भी दीर्घ चाप। तो बी ए लघु चाप बी ए या लघु बी ए, ऐसे पढ़ेंगे बी ए, दीर्घ ए बी, ए बी या दीर्घ ए बी। और तीसरा क्या आता है यहाँ, अर्धवृत्त, सेमी सर्किल। यानी अगर ऐसे वृत्त है, अब व्यास इसको बांटा दो भागों में, व्यास दो भागों में बांटा, दोनों भाग आपस में बराबर हो गया। क्या ए बी चाप बड़ा है, बी सी बड़ा है कि बराबर है, दोनों बराबर है। जब दोनों चाप आपस में बराबर हो, ये व्यास है, तो ये कौन वृत्त हुआ, अर्धवृत्त, यह भी अर्धवृत्त, ये भी क्या है, अर्धवृत्त। ऐसी जानिए। उसके बाद इसमें क्या है, कुछ पॉइंट है कि जब चाप की लंबाई बराबर हो, जब किसी वृत्त में वृत्त है के अंदर ओ है, ऐसे है। देख समान देखिए, ये बराबर है, देखिए छोटा है ये, अब ये बराबरी नहीं हुआ, हाँ ये, तो देखिए यहाँ डायरेक्शन, ऐसे डायरेक्शन है, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, यहाँ दो चाप है, जिसकी लंबाई 5 cm, ये भी लंबाई 5 cm। जब इसको यहाँ लाएं, इसको ढक लेगा, ए बी भी 5 है एक ही वृत्त में, सी डी भी 5 है, तो दोनों चाप को एक साथ लाएंगे तो ढक लेगा ही, तो समपाती यानी सर्वांग सम हो गया। तो जब चाप की लंबाई बराबर हो, तो दोनों चाप की लंबाई बराबर हो, दोनों चाप
सर्वांग होते हैं। सर्वांग होते हैं, चाप सर्वांग होते हैं। यानी लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ सी डी बराबर हो तो कह सकते हैं ए बी सर्वांग चाप क्या है, सी डी, सर्वांग हो जाएंगे। और दूसरा है यदि दो चाप सर्वांग हो तो अंश माप क्या है बताते हैं। तो अंश माप बराबर होते हैं, अंश माप क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दो चाप अंश माप क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि ए बी सर्वांग चाप सी डी तो एम ए बी एम सी डी, यानी मेजरमेंट ऑफ आर के बी, मेजरमेंट ऑफ आर क्या है, सी डी। इससे हिंदी क्या हुआ, तो चाप ए बी का अंश माप और चाप सी डी का अंश माप, अंश माप यानी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। ये चाप ए बी है, जो केंद्र पर कोण बनता है इसे, यहाँ बनता केंद्र पर कोण बन जाएगा, यहाँ बना, यहाँ बन गया। टेढ़ा क्यों लिए, ऐसे लगता कि सम्मुख कोण, अगर लेते ऐसे, ऐसे लेते ही लगता कि सम्मुख कोण है, नहीं, इसे ऐसा नहीं लिए। तो ए बी के द्वारा केंद्र पर बना कोण ए ओ बी है, तो उसका नाम है अंश माप, यानी कहाँ, केंद्र पर। ए बी का अंश माप ए ओ बी, यानी एंगल ए ओ बी एंगल क्या है, सी ओ डी। और चाप सी डी का अंश माप, इसका अर्थ हुआ कि चाप सी डी द्वारा केंद्र पर बना कोण, अंश माप हो गया। ये भी अंश माप, ये भी क्या, अंश माप। अंश माप आवे यानी चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण, वह अंश माप हो गया। सी डी का अंश माप तो सी ओ डी, ए बी का ए ओ बी। चाप सर्वांग कोण आपस में बराबर होंगे, 5 सेमी 5 सेम कि 60 डिग्री, अभी क्या है, 60 डिग्री। और तीसरा क्या है, यदि दो चापों का अंश माप बराबर हो तो चाप सर्वांग होते हैं। यानी यदि एम ए बी, चाप का एम ए बी बराबर एम सी डी, यानी कोण ए ओ बी और कोण क्या है, सी ओ डी, सी ओ डी। यानी एम ए बी और एम सी डी, यानी ए बी द्वारा केंद्र बना कोण, सी डी द्वारा केंद्र बना कोण, दोनों आपस में क्या बराबर है, तो चाप क्या होंगे, सर्वांग होंगे। उसका उल्टा हो गया, तो ए बी सर्वांग सी डी,
याद रखिए, एम ए बी सर्वांग सम क्या, एम सी डी। यदि अंश माप बराबर हो तो चाप सर्वांग सम है, कुछ नहीं। लंबाई बराबर हो तो चाप सर्वांग सम होंगे, और चाप सर्वांग सम अंश माप बराबर होंगे। तो अंश माप बराबर हो तो चाप क्या, सर्वांग सम होंगे। याद रखना है। इस 60 या भी 60, ये 5 या भी क्या है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब है क्या इसमें, वृत्त का प्रमेय आ जाएगा। यदि चाप सर्वांग सम हो तो संगत जीवाएं आपस में बराबर होते हैं। वृत्त का फर्स्ट आ गया। यदि किसी वृत्त का चाप सर्वांग सम हो, दिखा पर चाप सर्वांग सम हो तो संगत जीवाएं आपस में बराबर होते हैं। अगर इस प्रकार है, वृत्त है, इस तरह जीवा है, इस तरह जीवा है, जीवा हो गया, एक केंद्र हो गया। यदि ए बी और क्या है, सी डी, तो ऐसे डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ए बी सर्वांग सम सी डी। यदि ए बी सर्वांग सम सी डी तो कह सकते हैं जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी। दूसरा वृत्त पर में आ जाए, दूसरा पन में कि यदि किसी वृत्त का किसी वृत्त का यानी जो ए बी चाप ए बी का संगत जीवा कौन है, ए बी। देखिए ये चाप ए बी और जीवा ए बी। चाप सी डी का संगत जीवा सी डी। ये चाप जीवा, ये चाप जीवा। यदि किसी वृत्त की जीवाएं बराबर हो, संगत चाप सर्वांग सम होते हैं। कोई वृत्त ऐसे है, इस बार जीवा बराबर है, जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी है, तो चाप ए बी सर्वांग सम चाप क्या है, सी डी। यदि जीवा सी डी तो कह सकते हैं चाप ए बी सर्वांग सम चाप क्या है, सी डी। चाप क्या है, सी डी। तब एक आए हैं, आ जाइए इसका तीसरा पॉइंट आ जाइए। इसका तीसरा पॉइंट आ जाइए कि किसी वृत्त के केंद्र से, वृत्त है, जीवा है, ये लंब डालें,
किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। यानी तीसरा आ जाइए, प्रमेय है 3 है। नंबर दे दिया कि वृत्त का नंबर दे दिए कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। यदि ओडी लंब यदि ओडी लंब इसलिए कह सकते हैं एडी बराबर डीबी गुण हो गया। एडी बराबर डीबी, आप प्रमेय 4 में आ जाइए। 4 नंबर दिए हैं। यदि किसी वृत्त के जीवा के यदि किसी वृत्त के जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाए जाए या केंद्र से मिलाने वाली रेखाखंड जीवा पर लंब होती है। यदि कोई वृत्त इस तरह से वृत्त है और मिला दो मध्य बिंदु, बराबर है। यदि AD बराबर डी यानी AB का मध्य बिंदु क्या है D, यदि AB का D है और AD बराबर DB दी है यानी या AD और DB, तो AD लंब होगा किस पर, OD लंब किस पर होगा, OD लंब होगा किस पर, AB पर। अगर है तुमको AD बराबर DB तो OD लंब किस पर होगा, AB पर, लंब हो जाएगा। ये 10 दिया भी 10, OD AB पर क्या होगा, लंब होगा। इस पर यहाँ कितना होगा, 90 हो जाएगा, ऐसे 90 हो जाएगा। तो यदि लंब है तो AD और DB, यदि AD और DB हो तो क्या हो, लंब होगा, तो जीवा पर लंब होती है। और 5वां पॉइंट है इसका कि 3 असंरेख नॉन कोलिनियर, 3 असंरेख बिंदुओं से एक और केवल एक ही वृत्त खींची जा सकती है। तीन असंरेख बिंदुओं से एक और केवल एक ही वृत्त खींची जा सकती है।
और संदेह क्या है कि जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर नहीं हो। यहाँ ABC क्या है? असंरेख। इसको ऐसे मिला देंगे तो इस पर है यह, ऐसे इस पर यह है, यह इस पर यह है, तो असंरेख नॉन कोलिनियर। यदि एक रेखा पर होगा ये संरेख हो गया, ये असंरेख है। तो 3 असंरेख बिंदु है, उससे एक और केवल एक ही वृत्त खींची जा सकती है। यहाँ मान लिया ABC, 3 असंरेख बिंदु। यहाँ 3 असंरेख बिंदु A, B, C है, तो उससे एक और केवल एक ही वृत्त खींची जा सकती है। अब आएगी छठा पॉइंट, आ जाइए कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। यानी इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्किल, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यानी वृत्त की समान जीवाएं, छठा ना, वृत्त की समान जीवाएं वृत्त की समान जीवाएं वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। जीवा समान है, वृत्त से है, ऐसे वृत्त है, ऐसे यहाँ लंब है, दूरी होता है लंब के रूप में। यदि AB बराबर क्या हो? CD, ला ऐसे उल्टा घुमा। तो यदि AB बराबर AB CD, तो OM बराबर क्या होगा? ON। यदि AB बराबर CD हो तो OM बराबर क्या होगा? ON। और यह 10 तो यह भी 10, IX, I 6 तो यह भी 6। अगर AB या CD हो तो EX से 5, X का मान कितना? 5। और हम लोग गुण जानते हैं कि अगर जीवा बराबर हो और लंब क्यों होती है? दूरी लंब होती है, तो OM बराबर क्या होगा? ON। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। 7वां है वृत्त की जो जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है, तो वह जीवाएं आपस में
बराबर होती है। यदि ऐसे वृत्त है लम है, यदि दूरी होता है लम के रूप में, यदि OM बराबर ON, यदि OM बराबर क्या ON, तो आपस में बराबर हो, तो जीवा AB और जीवा क्या हुआ CD, जीवा क्या CD बराबर होंगे। अच्छा अब देखिए 8वां आ जाए। 8वां आ जाए। वृत्त की जो जीवाएं वृत्त की जो जीवाएं वृत्त की जो जीवाएं बड़ी होती है, या वृत्त की दो जीवाओं में से, वृत्त की दो जीवाओं में से बड़ी जीवा छोटी जीवा की अपेक्षा केंद्र से निकटतर होती है, नियरेस्ट। यदि ये वृत्त है, ये बड़ी जीवा, ये छोटी जीवा, दो जीवाओं से बड़ी जीवा छोटी जीवा अपेक्षा केंद्र से क्या नजदीक, सही बात है। AB बड़ा है CD से, तो केंद्र उस नजदीक कौन है, AB है। जीवा AB बड़ा किससे है, CD से, तो केंद्र उस नजदीक कौन होगा, AB, और दूर कौन होगा, CD। देख सही बात है, हल्ला में डाल दो, हल्ला में डाल दो। तो यदि AB जीवा AB बड़ा जीवा CD से, तो कह सकते हैं OM छोटा ON से, OM छोटा ON से। तो हिसाब चाहते मानने के लिए जो क्वेश्चन चाहते हैं ऐसे परीक्षा में आ जाएगा कि आके ऐसे है, ऐसे है कि बड़ी जीवा ये छोटी जीवा, AB और CD, CD इसकी लंबाई 20 cm, इसकी लंबाई 10 cm, X I 6, तो X और 6 में क्या संबंध होगा, चूंकि AB बड़ा है CD से, आकृति में
एक्स और वाई के बीच संबंध लिखें। चूंकि यहाँ बी सी 10, तो ए बी बड़ा है सी डी से, ओ एम छोटा क्या होगा ओ एन से। जो जीवा बड़ी है वह केंद्र से नज़दीक है और छोटी दूर है, तो ओ एम छोटा ओ एन से, यानी एक्स छोटा किससे वाई से। देखिए गुण पर सब चलेगा ये। अब है नम्मा गुण है कि वृत्त की जो जीवाएं केंद्र से नजदीक होती है, जो जीवाएं केंद्र से नजदीक होती है, वह दूर वाली से बड़ी होती है। ये देखिए नजदीक कौन है ए बी, तो ओ एम छोटा ओ एन से ओ एम छोटा किससे ओ एन से, एम छोटा ओ एन से छोटा है, तो कह सकते हैं जीवा ए बी बड़ा जीवा सी डी से, बड़ा किससे बड़ा सी डी से होगा। ओ एम छोटा ओ एन से ए बी बड़ा होगा सी डी। वृत्त की जो जीवाएं केंद्र से निकटतर होती है, नजदीक होती, वह दूर वाली से क्या था बड़ी हो। सही बात है। और 10 है वृत्त अपने व्यास पर सममित होता है, या सममित या स्थित होती है। इसका समझ लीजिए, यदि वृत्त है, इसको व्यास पर से मोड़ देंगे, तो इस परिधि का प्रत्येक बिंदु इस पर जाएगा। ये क्या हुआ सम्मित हो गया। यानी वृत्त अपने व्यास पर क्या होता है सम्मित होता है। यदि हम इसको पेपर लेते हैं, इसको ऐसे काट देते हैं, अब वृत्त बना दिए, पेज बना दिए। अब देखिए, तो वृत्त का व्यास है, अगर ऐसे लम डालें, अगर इसको मोड़ देंगे तो प्रत्येक ही ढक रहा कि नहीं। इस आधा परिधि भी आधा परिधि मोड़ दिए तो इसको ऐसे ढक लिया। यहाँ इसी नाम है सम्मित, स्थित होती है। यहाँ से व्यास पर से मोड़ दिया जाए तो आधा चाप यहीं आ जाएगा। इसे वृत्त अपने व्यास पर क्या सम्मित होता है। इसको उतार लीजिएगा। अब है
कि अब एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण, और कोई वृत्त है यहाँ, ऐसे वृत्त है तो एक ही केंद्र है, ये चाप है, ये बनता केंद्र पर, और ये बनता परिधि पर, ये बनता परिधि पर। अगर BC चाप है, यहाँ A है, तो चाप BC बनता केंद्र पर BOC, यहाँ बनता BAC, चाहे इसका क्या गुना, दुगुना होगा। यानी एक ही चाप पर एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, दो गुना, या इसको ऐसे बोलते हैं, या किसी वृत्त के चाप का अंशमाप उस चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। कोण BOC बराबर 2 एंगल A, यानी अगर इसका दुगुना होता है, इस 60 तक 120 30 तो 60 दुगुना होता है, गुण हो गया। और अगला क्या है कि एक ही चाप के द्वारा वृत्त के परिधि पर बने कई कोण आपस में बराबर होते हैं। इस प्रकार से ही वृत्त है, एक ही चाप यहाँ है, चाप BC है, बनता BAC, बनता है BDC, तो चाप किस पर, BC पर, BC पर बनता है BAC, बनता है BDC, तो ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी चाप BC पर एंगल चाप BC पर BAC बराबर BDC, कोण BDC, नहीं दोनों कोण आपस में बराबर, इस 60 डिग्री।
अब है अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं। अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं, सेमी सर्किल। होते हैं, समकोण होते हैं। यानी अगर ऐसा है, यानी व्यास है, यहाँ ये भी वृत्त का व्यास है, तो यहाँ जो कोण बनता है, यहाँ क्या डिग्री, 90 डिग्री। अर्धवृत्त के कोण क्या है, समकोण होते हैं। यदि BC वृत्त का व्यास है, तो व्यास है, तो व्यास के द्वारा परिधि पर समकोण बनता है। यानी 180, इसका मान वो 90 डिग्री। तो कोण यानी तो कोण BAC बराबर क्या डिग्री, 90 डिग्री, समकोण होते हैं। अच्छा, अगर ये देखिएगा तो सक्रिय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये चक्रीय से है, ये जो जिस चतुर्भुज का चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर हो, उसे हम लोग कहते हैं सक्रिय चतुर्भुज, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सम्मुख कोण कितना, 180 डिग्री। यानी कोण ए प्लस कोण यानी ABCD क्या है, यदि एक सक्रिय चतुर्भुज है, चतुर्भुज है, तो कोण A प्लस कोण C 180 डिग्री, 180 डिग्री। कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री गुण होता है। इसका उल्टा भी होता है कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो 180 डिग्री हो, तो वह क्या होता है जी, तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो वह सक्रिय चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज ऐसे है,
ए बी सी यदि ए प्लस सी 180 डिग्री हो, यदि ए प्लस सी 180 डिग्री या बी प्लस डी 180 डिग्री, तो ए बी सी डी एक सक्रिय चतुर्भुज होगा। होगा, उल्टा हो गया। और क्या देखो है कि चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, ए बी सी डी है, इसको बढ़ा दीजिए, बहिष्कोण है। यदि चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण सुदूर अभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है। यदि ए बी सी डी एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। यदि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, यहाँ डी तक बढ़ा दिए हैं, बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण सामने के बराबर होगा, दोनों बराबर होगा। ये बहिष्कोण सुदूर अभिमुख अंतःकोण के बराबर होते, सामने के बराबर होगा। यानी एंगल डी सी ई एंगल ए बहिष्कोण सामने के क्या होता है, बराबर होता है। समझाते हैं और ये उसको बता करके, यदि मान लिया ऐसे किया जाए, यहाँ पर देखिए, देखिए दिखा पड़ा देखिए आगे चतुर्भुज ऐसे देखिए, एक दो तीन चार, ये बढ़ा दीजिए तो 5 बराबर 1 सामने के, 6 बराबर 2 सामने के, 7 बराबर 2 सामने के, 8 बराबर 3 सामने के, 9 बराबर 3 सामने के, 10 बराबर 4 सामने के, 11 बराबर 4 सामने का, एकदम पूरे सामने, 5 बराबर 1, 12 बराबर 1 सामने के। तो बहिष्कोण सुदूर अभिमुख अंतःकोण के क्या होता है भाई, 60। ये अभी क्या है, 60। अब आपको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, नहीं याद करिएगा।